एक गांव था जिसमें रमेश नाम का एक किसान रहा करता था, जिसके दो बेटे थे। बड़े भाई का नाम राम और छोटे भाई का नाम माधव था। राम बहुत ही शातिर और समझदार था, वहीं माधव बहुत ही सीधा साधा और भोला था, जिससे उसके भोलेपन का फायदा सारे गांव वाले उठाया करते थे। फिर एक दिन, बेटा माधव, जरा बाजार से जाकर 1 किलो टमाटर तो लेकर आ। जी ठीक है माँ, मैं अभी ही जाता हूँ। माधव पैसे लेके बाजार जाता है। रास्ते में माधव का दोस्त उसे मिलता है। अरे माधव भाई, कहाँ जा रहा है? बस भाई, बाजार जा रहा था घर का कुछ सामान लेने। और तू बता, घर पे सब कुछ ठीक तो है ना? अरे अब तुझे क्या ही बताऊं, इस साल तो फसल की कीमत बहुत ही कम हो गई है। अब सारे किसानों को कम पैसों में ही गुजारा करना होगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। माधव फिर से चलने लगता है और चलते चलते वह बाजार पहुँच ही जाता है और एक टमाटर वाले की दुकान पर पहुँच जाता है। अरे भैया, 1 किलो टमाटर कितने के दिए? अरे ये तो वही मूर्ख है जो हर किसी की बातों में आ जाता है। अरे भाई, टमाटर 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो। माधव बिना मोल भाव किए ही पैसे दे देता है और वहीं से माधव का बड़ा भाई राम गुजर रहा होता है। वह अपने भाई को दुकान पर देखकर वहीं पहुंच जाता है। अरे भाई, तुम मेरे भाई का भोले होने का फायदा उठा रहे हो। चुपचाप से जितने पैसे बच रहे हैं उसे वापस करो। वह माधव के पैसे वापस कर देता है और वह दोनों घर जाने लगते हैं। अरे माधव, आखिर तू अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? तू हर किसी से बिना मोल भाव किए ही सामान को खरीद लेता है। कम से कम तुझे थोड़े तो पैसे कम करवाने चाहिए थे। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। मैंने सोचा वह दुकानदार कम दाम में सही सामान दे रहा है, इसीलिए मैंने कोई मोल भाव नहीं किया। दोनों भाई बातें करते करते अपने घर ही आ रहे थे और यहाँ रमेश। अरे सुमित्रा, हमारा बड़ा बेटा राम कितना समझदार है, और वहीं हमारा छोटा बेटा माधव बड़ा ही भोला भाला है। उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। मेरे मरने के बाद राम तो अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा, परंतु माधव क्या करेगा? वह दोनों भाई घर आते हैं और अपने पिता की बातें सुन लेते हैं। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगा और उसे उसकी जिम्मेदारी समझा दूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मेरे मरने के बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। सभी को बातें करते करते शाम हो जाती है। चलो भैया, खेतों पर चलते हैं। दोनों भाई खेतों पर जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। दोनों शाम को घर आते हैं और देखते हैं उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? बेटा राम, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कभी भी मर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम दोनों शादी कर लो। पिता की आज्ञा मानकर दोनों भाई शादी कर लेते हैं। बड़े भाई की पत्नी का नाम रमा और छोटे भाई की पत्नी का नाम किशोरी। शादी के कुछ ही दिनों बाद रमेश की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन, चल भाई माधव, आज खेत में बहुत काम है, हमें जल्दी जाना होगा। दोनों खेतों पर जाते हैं।
माधव, तू आज सारी फसल की बोरियां लेकर बाजार जा और 150 रुपए प्रति बोरी को बेचकर ही आना। हाँ ठीक है भैया, मैं भी राशन को लेकर बाजार जाता हूँ। माधव सभी बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर बाजार जाता है। सेठ जी, मेरे पास कुल 50 बोरियां हैं। मैं प्रति बोरी को 150 रुपए में बेचना चाहता हूँ। देख माधव, तेरी राशन की बोरियां अच्छी नहीं हैं। मैं तो प्रति बोरी 100 रुपए में खरीदूंगा। अगर तुझे देना है तो दे, वरना तू किसी और को बेच ले। नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, 100 रुपए प्रति ही सारी बोरियां खरीद लीजिए। ठीक है, ये ले तेरे पैसे। सेठ माधव को 5000 रुपए देता है और माधव उन पैसों को लेकर घर पर आ जाता है। माधव, तू आ गया? बता तो कितने का मुनाफा हुआ है? भैया, आज तो मैं बड़ी ही फायदे की बात करके आया हूँ। राम माधव की यह बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और माधव राम को पैसे दे देता है। अरे, ये तो 5000 रुपए हैं और बाकी के पैसे कहाँ गए? बाकी के पैसे? भैया, मैं कुछ समझा नहीं। माधव, 50 बोरियां थी और प्रति बोरी 150 के हिसाब से 7500 रुपए होने चाहिए थे, पर ये तो 5000 रुपए ही हैं। भैया, पर सेठ जी ने तो मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से ही पैसे दिए हैं, क्योंकि हमारा अनाज ठीक नहीं था। यह बातें सुनकर राम बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे माधव, तू तो बड़ा ही मूर्ख है। मैंने तुझे कहा था ना कि एक बोरी 150 के हिसाब से बेचना। आखिर तू कब समझेगा? करा दिया ना 2500 का नुकसान। इतना कहकर राम अपने कमरे में गुस्से से चला जाता है। अरे क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे रमा, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। माधव ने आज 2500 रुपए का नुकसान करा दिया। मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा कर भेजा था। पता नहीं वो कब मेरी तरह मुनाफा कमाना सीखेगा। अरे तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना, उसे जो करना होगा वो कर लेगा, आप उसकी चिंता मत करो। नहीं रमा, मैंने पिताजी से वादा किया है कि उनके मरने के बाद मैं माधव का ख्याल रखूंगा, और वैसे भी वो है तो मेरा छोटा भाई ही। चलिए तो एक काम कीजिए, अगली बार आप फसल बेचने चले जाना। हाँ रमा, अब मुझे ऐसा ही करना हो। अगले दिन वह दोनों अपने खेत पर जाते हैं। चल भाई खेत में, आज तो मैं वहाँ बहुत काम है, बीज भी बोना है। हाँ भैया, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं। दोनों खेतों में बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं। शाम तक वह दोनों सारा काम कर लेते हैं। भैया, हमने सारे खेत तो जोत लिए हैं। अब मैं कल सुबह सेठ जी के घर जाकर बीज के लिए पैसे ले आऊंगा। चल ठीक है, काफी रात भी हो गई है, अब हम घर चलते हैं। जी आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं और राम अपनी पत्नी से कहता है, कल तो मुझे बीज बोने हैं, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। जी मैंने सुना है इस बार के बीज थोड़े महंगे हो गए हैं। तो हमें उससे क्या, हम तो बीज लाने के पैसे सेठ जी से ही लेंगे। कल माधव सेठ जी के घर जाएगा और बीज के पैसे ही लेकर आएगा। पर सेठ जी तुम्हें बीज के लिए पैसे क्या देते हैं? सेठ जी हमें
यूं ही थोड़ी ना पैसे देते हैं। जब हमारी फसल उग जाती है तो हम अनाज की 4 बोरियां सेठ जी के घर पहुंचाते हैं। अच्छा, तो सेठ जी के घर कल बीज के लिए पैसे आप लेने जाना और थोड़े ज्यादा पैसे मांगना और बीज लेने माधव को भेज देना। माधव को बीज के लिए पूरे पैसे मत देना, थोड़े अपने पास बचा कर रख लेना। हाँ, तुम्हारी ये बात तो ठीक है, मैं कल थोड़े ज्यादा पैसे मांग लूंगा। फिर सभी सो जाते हैं। भैया आप खेतों पर पहुँचो, मैं तब तक सेठ जी के घर जाके बीज के लिए पैसे लेकर आता हूँ। अरे माधव, तू सेठ जी के घर मत जा, मैं जाता हूँ। चलिए ठीक है भैया, आप ही चले जाइए। राम सेठ जी के घर जाता है। अरे राम, कैसे हो? इस बार की खेती अच्छी हुई या नहीं? हाँ सेठ जी, इस बार की खेती तो बहुत अच्छी हुई है, पर अब और फसल उगाने के लिए पैसे चाहिए जिससे मैं बीज ला सकूं। अच्छा, तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, बता कितने चाहिए? सेठ जी, इस बार बाजार में बीज महंगे हो गए हैं, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये ले पैसे। अरे भैया, आप आ गए, तो सेठ जी से कितने पैसे लाए हो? माधव, सेठ जी ने मुझे 300 रुपए दिए हैं, अब तू जा बाजार से बीज लेकर आ। ठीक है भैया, लाइए पैसे दीजिए। राम 500 रुपए में से 200 रुपए बचा लेता है और 300 रुपए माधव को दे देता है। श्याम को माधव बीज लेकर आता है। भैया मैं बीज ले आया हूँ, चलिए खेतों में बो देते हैं। दोनों खेतों पर जाते हैं और खेत में बीज बो देते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और उनकी फसल उग जाती है। फिर एक दिन, माधव, अब की फसल बहुत अच्छी हुई है, तू अपने खेतों की सफाई कर, मैं बाजार में अनाज बेचकर आता हूँ। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खेतों की सफाई करता हूँ। राम सारी अनाज की बोरियां बैलगाड़ी में रखकर बाजार जाता है। सेठ जी, इस बार की मेरी खेती बहुत ही अच्छी हुई है। मेरे पास 50 बोरियां हैं, जिन्हें मैं 200 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से ही बेचूंगा। 200 रुपए? भाई मैं तो 150 रुपए प्रति बोरी ही लूंगा, देना हो तो दो। अरे क्या सेठ जी, आप भी, पासी के दुकानदार तो 200 रुपए प्रति बोरी ले रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो ले लो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। अरे राम, गुस्सा क्यों होते हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बोरियां 200 के हिसाब से लेने के लिए तैयार हूँ। राम अपनी सारी बोरियां 200 के हिसाब से बेच देता है और घर आता है। जी, आप आ गए? आज कितने का मुनाफा हुआ? अरे रमा, आज तो पूरे 5000 रुपए का मुनाफा हुआ है। अब इसे हम दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। अरे आप पागल हो गए हो क्या? मुनाफा आपने कमाया है, आप ही रखिए। आपका भाई तो नुकसान करता रहता है, और वैसे भी उसे कौन सा पता चलेगा? पूछे तो कह देना सारा अनाज 5000 रुपए का बिका है। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो। मैं मुनाफा बनाता हूँ तो मैं ही रखूंगा। मैं एक काम करूँगा, माधव को 2500 रुपए दे दूंगा। राम माधव के पास जाता है। माधव, ये ले भाई तेरे 2500 रुपए। आज भी सेठ जी ने 100 रुपए प्रति बोरी ही ली है। हाँ भैया, मुझे आप पर विश्वास है। अगर आप कह रही हो तो सेठ जी ने 100 रुपए प्रति बोरी ही ली होगी। ऐसे ही कई सालें बीत जाती हैं और राम बाजार से महंगे दाम में अनाज बेच कर आता और माधव को बहुत ही कम पैसे देता। रमा देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। क्या? सोने का हार?
ये तो बहुत सुंदर है। रुको, मैं भी किशोरी को दिखा कर आती हूँ। अरे नहीं रमा, तुम उसे नहीं दिखाने जा सकती। यदि उसे मालूम चला कि ये हार मैं ले आया हूँ तो वो समझेगा मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। अरे जी, आप भी ना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं अभी आती हूँ। रमा राम की बात नहीं मानती और किशोरी को अपने सोने का हार दिखाने चली जाती है। देख तो किशोरी, ये सोने का हार कैसा लग रहा है? अरे दीदी, ये तो बहुत सुंदर है। काफी महंगा होगा ना? महंगा तो होगा ही, इतना सुंदर जो है। चल, अब मैं चलती हूँ। मुझे अपना ये हार सभी को तो दिखाना है। रमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और किशोरी सोचती है, अरे ये और जेठ जी तो एक ही काम करते हैं, तो जेठ जी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी श्याम को माधव घर आता है। सुनिए जी, आप और जेठ जी एक ही काम करते हैं ना? हाँ भाग्यवान, पर तुमने ये सवाल क्या पूछा? मुझे तो लगता है तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। पता है, तुम्हारे भैया ने जेठानी जी को बहुत ही सुंदर सोने का हार दिलवाया है। जब आप दोनों एक ही काम करते हो तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मेरे भैया मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? आप एक काम कीजिए, मेरे कहने पर एक बार सेठ जी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपके भैया उन्हें कितने रुपए में अनाज बेचते हैं। अरे किशोरी, तुम यूं ही भैया पर शक कर रही हो। पर ठीक है, मैं कल तुम्हारे कहने पर उन सेठ जी के पास चला जाऊंगा। अगली सुबह माधव उस सेठ के पास जाकर अनाज की कीमत पूछता है। आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस सेठ जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। मेरे भैया हर साल अनाज की बोरियां कितने में बेचते हैं? राम मुझे हर साल का अनाज 300 रुपए प्रति बोरी और कभी कभी 500 रुपए प्रति बोरी भी बेच देता है। यह सब सुनकर माधव को बहुत ही बुरा लगता है और वो घर आकर अपनी सारी बात अपनी माँ को बता देता है। बेटा राम, क्या ये बात सच है जो माधव कह रहा है? हाँ माँ, माधव हमेशा नुकसान करता है और मैं मुनाफा बनाता हूँ, तो पैसे भी तो मैं ही रखूंगा। सुमित्रा यह सुनकर दोनों भाइयों का बंटवारा कर देती है। माधव एक झोपड़ी में रहने लगता है और जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता है और बाजार में बेच देता है। राम ने जो पैसे गद्दारी से कमाए थे वह उनसे ही एक बड़ा घर खरीद लेता है और शान से रहने लगता है। सुनिए जी, आपके भैया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब देखो हमें कहाँ रहना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा करेंगे। कई दिन बीत जाते हैं और राम के घर उसका साला प्रकाश आता है। वह अपनी बहन का घर देखकर चौंक जाता है। अरे वाह दीदी, आपने तो काफी अच्छा घर बना लिया है। हाँ भैया, ये तो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। प्रकाश को अपनी बहन का बड़ा घर देखकर एक तरकीब सूझती है। मैं ये कहने आया था कि पिताजी अब कभी भी मर सकते हैं और वो अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहते हैं, तो मैं कल जमीन के कागजात ले आऊंगा। आप जीजा जी से कहकर उस पेपर पर साइन करवा देना। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं कह दूंगी। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से चला जाता है और शाम को राम अपने घर आता है। सुनिए जी, मेरे भैया आए थे और बोल रहे थे कि पिताजी अपनी आधी संपत्ति मुझे देना चाहते हैं। अब हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। कल आप काम पर मत जाना। अरे वाह रमा,
ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तुम कल अपने भाई से जमीन के कागजात मंगवा लेना। अगले दिन प्रकाश जमीन के कागजात लेकर अपनी बहन के घर आता है। ये लीजिए दीदी, जीजा जी से कहकर इस पेपर पर अंगूठा लगवा दीजिए। पेपर पर इंग्लिश लिखी हुई थी और राम इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता था। वह बिना सोचे समझे ही पेपर पर साइन कर देता है। प्रकाश पेपर पर साइन करवा के अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बाद पुलिस को लेकर राम के घर आता है। अरे प्रकाश, तू और इन पुलिस वालों को साथ क्यों लाया है? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने मेरे घर पर कब्जा करके रखा है। मैंने इस पर दया करके कुछ दिन अपने घर में रहने दिया, पर अब मुझे इस घर की जरूरत है और ये घर खाली नहीं कर रहा है। क्या रे, घर खाली क्यों नहीं कर रहा है? अगर आज शाम तक तुम दोनों ने घर खाली नहीं किया तो दोनों को थाने में डाल दूंगा। दोनों पति पत्नी चुपचाप घर खाली करके चले जाते हैं। एक बार माधव सामान लेने बाहर आया था और वो देखता है कि उसके भैया और भाभी दोनों पेड़ के नीचे भीख मांग रहे हैं। अरे भैया, आपकी ये हालत कैसी हो गई है और आप भीख क्यों मांग रहे हो? आप तो इतने बड़े घर में रहते थे, फिर ये कैसे हो गया? राम सारी बात माधव को बता देता है और माधव दोनों को अपने घर ले आता है। घर आके माधव सारी बात अपनी माँ को बताता है। राम, तेरे साथ ऐसा ही होना था। तूने अपने छोटे भाई के साथ धोखा किया और तो और तू अपने पिताजी को दिया हुआ वादा भी भूल गया। माधव, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तू अपने भाई के साथ रोज लकड़ियां काटने जाया कर।